हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के साइंस का सैंपल पेपर। ये सितंबर 2022 के एग्जाम्स के लिए है और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो आइए पेपर के पैटर्न के साथ साथ उसके सॉल्यूशंस जो है वो भी देख लेते हैं। टाइमिंग जो है वो आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। पेपर 80 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए जो है वो एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे। टोटल 17 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। हर एमसीक्यू 1 मार्क का होगा। ठीक है, तो आपसे बोला गया है जो Fe है वो किस एलिमेंट का सिंबल है, तो वो आयरन का सिंबल होता है, फेरस होता है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट रेशियो ऑफ HO इन अ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल हो गया 2 और ऑक्सीजन का कितना हो गया 1। ठीक है, तो H2O। व्हाट इज मेंट बाय एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि उसमें कितने जो है वो प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। व्हाट आर नेगेटिवली चार्ज आयन कॉल। जो आयंस जो होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, एनियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेम द स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की संरचनात्मक और मौलिक इकाई का नाम क्या है, सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द हार्डेस्ट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में सबसे कठोर जो टिश्यू है वो कौन सा होता है, तो वो एनिमल होता है, जो दांतों की कवरिंग होती है। ठीक है, एनिमल। नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन। नर्वस टिश्यू जो है वो कहां पर नहीं पाया जाता, टेंडन्स में। ठीक है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ। ब्लड जो है वो किस तरीके का जो है वो टाइप है, कनेक्टिव टिश्यू है ये। ठीक है, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है वो किनके द्वारा जो है वो लिखा गया था, डार्विन के द्वारा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो 5 जो है वो कह सकते हो कि 5 तरीके का जो किंगडम है उसका क्लासिफिकेशन किया गया, वो किन के द्वारा किया गया, आर विटेकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक यूनिट जो क्लासिफिकेशन की है वो क्या है, स्पीशीज। ठीक है, प्रजातियों का क्लासिफिकेशन होता है। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ओडोमीटर जो किसी ऑटोमोबाइल में लगा होता है वो क्या नापता है, डिस्टेंस को नापता है। What do we get by the product of mass and velocity। जब हम मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देते तो हमें क्या मिलता है, मोमेंटम। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स कॉजेज। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उससे जो है वो क्या क्या होता है, उससे टाइड्स जो है वो आ सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो मोशन ऑफ द मून, मून का जो मोशन है वो भी इसकी वजह से होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू। न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो किन चीजों पर अप्लाई होता है, तो वो सभी चीजों पर अप्लाई होता है। ठीक है, उनको साइज का कोई मैटर नहीं करता कि सिर्फ छोटे जो है वो चीजों को अट्रैक्ट करेगा या बड़ी चीजों को, वो सभी मतलब कि कह सकते हो जो भी चीजें धरती पर है सब पर लागू होता है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉडीज बिकम 6 टाइम्स। तो 2 बॉडीज है उनका डिस्टेंस जो है वो 6 टाइम्स हो जाता है देन द यूजुअल डिस्टेंस। जो भी उनका यूजुअल डिस्टेंस है उससे 6 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो एफ जो है वो कितना बन जाता है, तो वो बन जाएगा 1/36। ठीक है, अगला एमसीक्यू है द एटमोस्फेयर अराउंड द अर्थ इज हेल्ड बाय। जो हमारा जो एटमोस्फेयर है वो किस वजह से अर्थ के आसपास जो है वो मतलब कि सराउंडेड है, ग्रेविटी की वजह से। अगला पार्ट बी जो है वो आ जाता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ के कणों के गुण क्या हैं। तो ये इसके जो पदार्थ के गुण होते हैं, कण जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, उनमें जो है वो काफी ज्यादा जो है वो स्पेस होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये जो पदार्थ के कण है वो हमेशा जो है मतलब कह सकते हो लगातार घूम रहे होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या अंतर है। तो जो होमोजीनियस है, होमो का मतलब आप सेम के लिए ले सकते हो। ठीक है, तो होमो जो होता है उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन यानी एक जैसा जो है वो बना होगा। ठीक है, जबकि जो हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, मतलब एक जैसा जो है वो नहीं बना होगा। हम एग्जांपल पहले देख लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। ठीक है, जैसे कि पानी और नमक का घोल। तो पानी और नमक को जब आपने अच्छे से डिसॉल्व कर लिया तो आप उस पानी को जो है वो किसी भी मतलब कि आप चाहे सबसे टॉप पे से उठाओ चाहे लास्ट में से उठाओ तो कंपोजिशन एक जैसा होगा, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, जबकि अगर सैंड जो है, ठीक है, वो जो है अगर मान लो कि पानी के साथ तो जो है वो डिसॉल्व किया गया है तो ऊपर का पानी थोड़ा सा साफ, फिर धीरे धीरे करते जैसे जैसे हम बेस पे जाते जाएंगे तो वो मिट्टी जो है वो ज्यादा आएगी, तो वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। ठीक है, अगला पॉइंट है द कंपोनेंट्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर आर नॉट फिजिकली डिस्टिंक्ट। इनको आप जो है वो मतलब अलग नहीं कर पाओगे। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो है वो फिजिकली डिस्टिंक्ट जो है वो दिखता है, उसके कंपोनेंट्स जो है वो अलग अलग दिखते हैं।
दे हैव नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसमें सेपरेशन जो है वो बाउंड्री की विजिबल नहीं होती है। पानी और नमक का घोल जो होगा वो आपको हर जगह एक ही जैसा कलर का दिखेगा, बट यहाँ पर जो है वो विजिबल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद द नेक्ड आईज, यानी एटम को जो है वो अपनी आंखों से, मतलब बिना किसी चीज की हेल्प से अपनी आंखों से देखना जो है वो पॉसिबल क्यों नहीं होता। द साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल एंड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 nm, तो इसका आकार जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। 1 nm जो है वो इसका होता है, 10 वी कैन नॉट, और इसी वजह से हम इसको देख नहीं पाते क्योंकि साइज बहुत ज्यादा छोटा है। अगला क्वेश्चन है राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, सोडियम ऑक्साइड जो है वो कैसे लिखा जाता है, Na2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे लिखा जाता है, AlCl3, ठीक है। आपने ये याद रखना है क्या कैपिटल है और क्या स्मॉल है। व्हाई द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो सेल है उसको स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। द बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ लाइक रेस्पिरेशन, एसिमिलेशन एंड ऑल मेजर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर कैरिड इनसाइड द सेल, यानी जीवन के जितने भी बुनियादी कार्य है जैसे सांस लेना, आत्मसात करना और सभी जितने भी मतलब कि आप कह सकते हो जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो सभी जो है वो सेल के अंदर होती है। सो सेल इज नोन एज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसी वजह से जो है इसे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है वो कह सकते हो वो कहा जाता है, ठीक है, कि फंक्शनल यूनिट जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो ये आंसर मैंने लास्ट में दिया है वैसे तो, बट यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चाहिए होता है, ठीक है, हमें फोटोसिंथेसिस के लिए। अगला क्वेश्चन है स्टेट द रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट, यानी कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की जो है वो हमें जो है वो उसका रोल बताना है, ट्रांसपिरेशन का रोल बताना है। तो इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स सॉल्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, यानी कि ये पौधे के शरीर के अलग अलग भागों में जो है वो पानी और जो खनिज लवण है उनको पहुंचाने का काम करता है। इट मेंटेन्स द ऑस्मोसिस एंड ट्रेजिडिटी ऑफ द सेल्स, यानी कि ये कोशिकाओं के प्रसारण और तीक्ष्णता को बनाए रखता है। इट हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी को जो है वो ऊपर भेजने का काम करता है, रूट से लीव्स तक भेजने का काम करता है। ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन हाइड्रोफिलिक सॉल्ट्स गेट कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ कीपिंग द लीव्स मॉइस्ट, तो इस प्रोसेस के दौरान जो होता है वो हाइड्रोफिलिक लवण जो है वो पत्तियों की सतह पर जो है वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, जिससे पत्तियां जो है वो नम रहती है, मॉइस्ट रहती है, ठीक है। इसके बाद पॉइंट है आपका ऑप्टिमम ट्रांसपिरेशन इज गुड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो जितना ज्यादा से ज्यादा जो है वो ट्रांसपिरेशन होगा, ठीक है, वो पौधों के उचित विकास के लिए जो है वो जरूरी है। इट गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट, ये जो है वो शीतलता जो है वो मतलब कह सकते हो कि शीतलन प्रभाव या शीतलता जो है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों के वर्गीकरण से जो है वो उसके क्या फायदे, वर्गीकरण क्यों किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी, तो जब जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है, उनको जो है वो अलग अलग जो है वो कैटेगरी में डाल दिया जाता है, तो इससे उनको स्टडी करना जो है वो इजी हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीसीज, जीवों का वर्गीकरण जो है वो प्रजातियों के विवरण के लिए जो है वो जिम्मेदार है, उनका डिस्क्रिप्शन जो है वो मिल जाएगा हमें। अगला पॉइंट है इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इंटर रिलेशन अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये जीवों के विभिन्न जो समूह है, ग्रुप है, उनके बीच जो अंतर संबंध है उनको समझने में मदद करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स रिकॉग्नाइजेस द बेसिक टैक्सोनॉमिक यूनिट्स ऑफ स्पीशीज, जीवित प्राणियों का वर्गीकरण जो है वो प्रजातियों की बुनियादी वर्गीकरण इकाइयों को पहचानता है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, या जीवों के विकास को समझने में मदद करता है। एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग एपिडेमिक्स लाइक डिजीज लाइक मलेरिया, फिलेरिया, डेंगू फीवर एक्सेट्रा, ठीक है, यानी कि अगर हमें जो है वो इनकी सटीक पहचान हो जाए तो इससे जो है वो हमें काफी सारे जो मतलब कि इन्हीं एक ही प्रजाति के जो लोग मतलब कि कह सकते हो जो कीड़े मकोड़े बीमारियां फैलाते हैं जैसे मलेरिया, फिलेरिया, डेंगू फीवर है, तो उनको कंट्रोल करना जो है हमारे लिए आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा, यानी कि जो मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है उसको मोनेरा और प्रोटिस्टा में जो है वो क्लासिफाई करना, ठीक है, उनको वर्गीकरण करने के लिए क्राइटेरिया जो है वो क्या है। ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रोकैरियोट्स बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा, तो जो भी जो है वो प्रोकैरियोट्स है वो किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं, जबकि जो यूकैरियोट्स है, ठीक है, एंड यूनिसेल्युलर और जो सिंगल सेल के हैं वो सारे जो है वो प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है उसको बताना है आपने, ठीक है। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है वो क्या कहता है कि जो इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करती है, हर दूसरी वस्तु को जो है वो अपनी ओर आकर्षित करती है। The force acting between two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their center. यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, तो मासेस के अकॉर्डिंग उनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शन कब होगा, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, उनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ठीक है, उससे जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एफ जो है वो क्या बन जाएगा, जी m1 m2 फिर स्लैश डाल के r2, जबकि g जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या ली जाती है, 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 nm2 और kg -2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, फ्री फॉल से जो है वो आप क्या समझते हो, ठीक है। तो whenever an object falls toward earth under the force of gravity alone, तो अगर कोई चीज जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और सिर्फ ग्रेविटी उसे जो है वो खींच रही है, तो उस मोशन को जो है वो फ्री फॉल बोला जाता है, ठीक है। Which gas is required for photosynthesis? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। What do you mean by buoyancy? तो यानी कि जो है buoyancy से आप क्या समझते हो, the upward force exerted by a liquid on an object immersed in it is known as buoyancy, यानी कि किसी लिक्विड द्वारा जब उसमें डूबी हुई कोई चीज है उसके ऊपर लगने वाला जो बल होता है, ठीक है, फोर्स होता है, उसे जो है वो बायोंसी बोला जाता है। पार्ट सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है मिक्सचर और कंपाउंड के बीच जो है वो डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो मिक्सचर क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड्स आर सिंपली मिक्स्ड सो नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, इसमें कोई जो है वो न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा, ठीक है, जबकि कंपाउंड में जो होता है एक न्यू सब्सटेंस जो है वो बनता है। एलिमेंट्स डू नॉट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, यहाँ पे एलिमेंट जो होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड नहीं होते, ठीक है, और यहाँ पर जो इसके जो आप कह सकते हो जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड होंगे। अब मिक्सचर शोज दैट ऑफ इट्स कंपोनेंट, तो ये इसके मिक्सचर जो होता है वो उसके कंपोनेंट को शो करता है, जबकि कंपाउंड डजंट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट एलिमेंट, तो जबकि जो कंपाउंड होता है वो उसके जो कंपोनेंट एलिमेंट्स होते हैं उसके प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर वो करेगा कंपोनेंट के प्रॉपर्टीज को शो, बट यहाँ पर नहीं करेगा कंपाउंड में। Components can be easily separated by an mechanical method which is suitable, तो जो भी मैकेनिकल मेथड उसके लिए सुटेबल होगा उसके थ्रू जो है वो उसको सेपरेट किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, जैसे आयरन से सल्फर को अलग करना, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो है वो सेपरेशन जो है नहीं किया जा सकता मैकेनिकल मेथड के थ्रू, जैसे आयरन और सल्फर जो है जब वो रिएक्ट होकर आयरन सल्फाइड बन जाते हैं, ठीक है, तो उसको जो है वो अलग नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड CH4, CH4 यानी मीथेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का तो मास लिखना है, पहले उसका मतलब मास लिख दोगे, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 लेकर मास ऑफ ऑक्सीजन कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मास ऑफ कार्बन जो है वो कितना होता है, 12 होता है, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। 2 आ गया, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ गया 44U। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन, मीथेन का क्या होता है, C, तो कार्बन का सेम ही होता है, 12 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 4, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1, ठीक है, तो इसको जब सॉल्व किया तो ये बन गया 16U। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो प्लांट के किस तरीके से एक दूसरे से अलग होते हैं। तो सिंपल टिश्यू में एक ही तरीके के सेल होते हैं सिर्फ, ठीक है, जबकि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं उसमें एक से ज्यादा तरीके के सेल होते हैं। यहाँ पे जो सेल होता है द सेल ऑफ सिंपल टिश्यू परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, क्योंकि एक जैसे सेल है तो इनका काम भी एक जैसा है। यहाँ पर एक से अलग तरीके के सेल होते हैं, ठीक है, तो इनके अलग अलग काम होते हैं। सिंपल टिश्यू के कुछ एग्जांपल्स है कॉलेनचाइमस, पैरेंचाइमस, कैलेनचाइमस, जबकि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उसमें है जाइलम और फोलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टोमेटा, यानी कि स्टोमेटा की जो है वो क्या क्या काम है। तो स्टोमेटा का क्या क्या फंक्शन होता है,
the exchanges of gas कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन विद द एटमोस्फेयर, ठीक है, कि जो एक्सचेंज करना कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को जो है वो एटमोस्फेयर में, अब प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे इनहेल करता है, अंदर सांस लेता है, और फिर ऑक्सीजन जो है वो बाहर एक्सहेल करता है, यानी कि वायुमंडल के साथ गैसों का जो है वो आदान प्रदान करता है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट जो है वो हमेशा अपलोड होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है द लॉस ऑफ एक्सचेंज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। तो जल वाष्प यानी ट्रांसपीरेशन के रूप में जो है वो जो इसके पास एक्सेस वाटर होता है, ठीक है, वो वाटर वेपर के फॉर्म में जो है वो हवा में उड़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ आर टेरिडोफाइट्स डिफरेंट फ्रॉम फेनरोगेम। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में। फेनेरोगेम जो है वो सीड्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, प्रोड्यूसेस सीड्स, जबकि जो टेरिफाइट्स है वो जो है वो ऐसा नहीं करते। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर इन टेरिडोफाइट्स, ठीक है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो इसमें छुपे हुए होते हैं, जबकि जो फेनरोगेम है उसमें ये पूरी तरीके से डेवलप होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो टेरिफाइट्स है उसमें जो टिश्यू है, ठीक है, उनके लिए स्पेशल टिश्यू होते हैं जो कि कह सकते हो कि पानी का संचालन करते हैं, यानी कि उसको कंडक्ट करते हैं, जबकि फेनेरोगेम में जो है वो इस तरीके का कोई भी जो है वो टिश्यू मौजूद नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स जो होता है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। ठीक है, इनकी जो पत्तियां होती है जिम्नोस्पर्म्स की वो निडल टाइप की होती है, ठीक है, कांटेदार होती है, जबकि एंजियोस्पर्म्स की जो होती है वो फ्लैट पत्तियां होती है। इसके बीज जो है वो हमें दिख रहे होते हैं, ठीक है, और इसके बीज जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है जैसे पाइन और दियोदार हो गया, और एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल है जैसे रोज और टमेटो। अगला क्वेश्चन है आपका स्टेट द डिफरेंस बिटवीन मोमेंटम एंड वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम और वेलोसिटी में आपने डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस बिटवीन मोमेंटम एंड वेलोसिटी इज दैट मोमेंटम इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये किसी भी थिंग में, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट में कह सकते हो गति की मात्रा को नापता है। एंड वेलोसिटी इज अ मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पीड विद डायरेक्शन, जबकि जो डायरेक्शन के साथ जो है वो नापता है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू mv, जबकि जो P है यहाँ पर वो क्या है, मोमेंटम है, m क्या है, मास है, और v क्या है, वेलोसिटी। By using this formula, it can be seen that momentum is dependent on velocity. तो इस फॉर्मूले को यूज करके हमें पता चला जो मोमेंटम है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बट दे मेजर टू डिफरेंट कंसेप्ट, लेकिन ये दोनों कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल ही अलग है, यानी ये अवधारणा है बिल्कुल अलग है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मास और वेट का जो है वो क्या डिफरेंस है इन दोनों में। मास क्या होता है, द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, यानी कि किसी वस्तु में उसके पदार्थ की मात्रा का माप क्या है। ठीक है, जबकि जो वेट है वो क्या होता है, द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से, उसके ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो उसके ऊपर जो है वो मतलब कह सकते हो उसका जो भार है उसको बताता है। ठीक है, तो मास जो है वो क्या होता है, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने पर आता है, जबकि वेट जो है वो मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करने पर आता है। ठीक है, जो एसआई यूनिट है मास की वो केजी है, और जो एसआई यूनिट है वेट की वो न्यूटन है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पार्ट डी से है, 5 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपको इंटरनल चॉइसेस दी गई हैं, साथ में ही सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है व्हेन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री इज शेकन वाइग्रेसली सम लीव्स ड्रॉप डाउन, गिव रीजन। तो जब पेड़ को बहुत जोर से जो है वो हिलाया जाता है, ठीक है, तो कुछ पत्तियां नीचे गिर जाती है, क्यों गिर जाती है, कारण बताना है। ठीक है, तो बच्चों इसका रीजन क्या होता है, जब किसी पेड़ की मतलब कि आप कह सकते हो ब्रांचेस को जब जोर से हिलाया जाता है तो कुछ पत्तियां अलग हो जाती है ना, क्योंकि जो ब्रांचेस है उसमें मोशन है, जबकि जो लीव्स होती हैं वो जो है वो रेस्ट पोजीशन पर है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है वो पत्तियां गिर जाती हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई डू यू फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप एंड फॉल्स बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। तो जब चलती बस के रुकने पर जो है वो आप आगे की ओर क्यों गिरते हैं, और जब बस जो है वो मतलब कि रेस्ट पोजीशन पर है उसके बाद जब स्टार्ट करते हैं तो आप पीछे की ओर क्यों गिरते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, तो इनिशियली व्हेन द बस इज एट रेस्ट आवर बॉडी आल्सो फॉलोज द सेम स्टेट।
तो जब बस रेस्ट पे है तो हमारी बॉडी भी रेस्ट पर है उस टाइम पे। बट ऑल ऑफ अ सडन व्हेन द बस स्टार्ट्स टू मूव, द लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी टेंड्स टू मूव विद द मोशन ऑफ द बस, बट द अपर पार्ट रिजेक्ट्स दिस स्टेट ऑफ मोशन। तो इसमें क्या होता है, जब अचानक से बस चलती है तो हमारे शरीर का जो निचला हिस्सा है वो बस की गति के साथ हिलने लगता है, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है वो इस स्थिति को जो है वो अस्वीकार कर देता है और आराम की स्थिति में रहता है, यानी रेस्ट पोजीशन पर रहता है। ठीक है, इससे बस के चलने पर अचानक जो है की ओर झटका लगता है। ठीक है, और साथ ही जब बस में एक व्यक्ति जो है वो खड़ा है, ठीक है, यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन पर है, तो जब ब्रेक लगाया जाता है तो हमारा शरीर का निचला हिस्सा जो है वो आराम की स्थिति में आ जाता है, लेकिन हमारा ऊपरी हिस्सा जो होता है वो मोशन में होता है। ठीक है, इसलिए जब बस ब्रेक लगाती है तो हम आगे की ओर जो है वो गिर जाते हैं। या तो ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे फर्स्ट पार्ट के, या सेकंड जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। तो कहता है कि क्रिया जो है वो हमेशा प्रतिक्रिया के बराबर होती है। ठीक है, तो हमें बताना है इन्हें कि घोड़ा गाड़ी जो है वो किस तरीके से जो है वो खींचता है, घोड़ा जो है वो गाड़ी किस तरीके से खींचता है। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि जो भी एक्शन होगा उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी होगा। ठीक है, तो इफ अ हॉर्स वांट्स टू मूव फॉरवर्ड इट विल अप्लाई अ पुशिंग फोर्स ऑन द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अब घोड़े को आगे बढ़ना चाहता है तो वो पीछे की दिशा में जमीन पर धक्का देने वाला जो है वो फोर्स लगाएगा। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ द ग्राउंड विल अप्लाई एन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स बैक ऑन द हॉर्स। तो तीसरे नियम के अनुसार क्या हो गया, जमीन जो है वो घोड़े पर वापस जो है वो उतनी ही मात्रा में जो है वो फोर्स लगाएगी। ठीक है, और दिस रिएक्शन फोर्स एनेबल्स द हॉर्स एंड द कार्ट टू मूव फॉरवर्ड। और ये जो रिएक्शन है वो घोड़े और गाड़ी दोनों को आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। अगला क्वेश्चन है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये है कॉपर नाइट्रेट CuNO3 कैल्शियम क्लोराइड CaO, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। या फिर अगला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्या है, Al2 एल्यूमिनियम Al2SO43 एल्यूमिनियम सल्फेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट K2SO4 पोटेशियम सल्फेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ, ठीक है, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड द मून। यानी कि अगर चंद्रमा जो है वो पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है, तो पृथ्वी जो है वो चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती, उसकी तरफ मूव क्यों नहीं कर जाती। द अर्थ एंड द मून एक्सपीरियंस इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम ईच अदर। तो पृथ्वी और चंद्रमा जो है वो एक दूसरे से समान ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मतलब कि कह सकते हो उसका फोर्स का अनुभव करती है। हाउएवर द मास ऑफ द अर्थ इज मच लार्जर देन द मास ऑफ द मून। जबकि जो पृथ्वी का जो कह सकते हो जो मास है वो जो है वो मून के मास से जो है वो बहुत ज्यादा है। Hence its acceleration towards the moon is much smaller। तो इसका एक्सेलरेशन मून की तरफ बहुत ही कम होगा than the acceleration of the moon toward the earth। जबकि मून का अर्थ की तरफ जो एक्सेलरेशन होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, for this reason the earth does not move toward the moon। और इसी वजह से जो है अर्थ मून की तरफ जो है वो नहीं खींचा जाता ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है वो बताना है आपने। ठीक है, तो वो क्या है, वी कैन कैलकुलेट द फोर्स और पुल ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट इन यूनिवर्स। हम यूनिवर्स में प्लैनेट जो है वो किसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज है उनकी जो है वो उनकी भविष्यवाणी, उनकी स्पीड की भविष्यवाणी कर सकते हैं। इट पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। ये सभी वस्तुओं को पृथ्वी की ओर जो है वो खींचता है। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। जो सन के आसपास बाकी सारे प्लैनेट जो है वो घूम रहे हैं वो भी जो है वो ग्रेविटेशन की वजह से ही घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है वो ग्रेविटी का जो है वो इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर जो है वो आपकी वीडियो जो है वो खत्म हो जाती है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।